प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में जो प्लेटो है, इसके अपन प्लेटो के जीवन परिचय, इसकी कृतियाँ, इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है? प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत के साथ साथ शिक्षा सिद्धांत पर भी विशेष रूप से बल दिया है। प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक है रिपब्लिक, उसका मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है, तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम है। प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। सेवाइन के अनुसार प्लेटो ने राजनेता के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व क्यों न दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर ही है। रूसो ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक पुस्तक यह एक राजनीतिक रचना ही नहीं है बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने अपनी जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं सेवेंथ पार्ट में विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है। प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य निराधार ही निर्मित नहीं होते बल्कि उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं। प्लेटो ने राजनेता के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व क्यों न दिया हो, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा महत्व वो शिक्षा पर ही दिया है। और प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसके महत्व की अपर बात करें तो कि प्लेटो का राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी मान्यता है कि राज्य प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है। श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली द्वारा कोई भी सुधार संभव हो सकता है। यदि राज्य शिक्षा की उपेक्षा करता है तो उसका महत्व नगण्य हो जाता है, और चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों न करे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का जो बात है, शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम, ये महत्व है। दूसरा है नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता। इसमें तीसरा है महत्व जो शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास। चौथा, शिक्षा द्वारा आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना। पांचवा है शिक्षा का सामाजिक पहलू। और छठवां है शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक का निर्माण। शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है, प्लेटो कहता है, जो आत्मा को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा आत्मा पल्लवित, पुष्पित और सुरभित होती है। बारकर ने तो यहाँ तक कहा है प्लेटो के, शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है, सामाजिक सफलता का नहीं। यह सत्य तक पहुँचने का मार्ग भी है। और शिक्षा का जो दार्शनिक दृष्टि से महत्व है वो है, इसका अंतिम लक्ष्य उस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुंच से बहुत दूर है, जो सृष्टि की सभी वस्तुओं का मूल कारण है, जो अपनी विभूति से सदा दैदीप्यमान होता है एवं जिसकी ज्योति से समस्त चराचर प्रकाशित होता रहता है। अब जो प्लेटो ने शिक्षा के महत्व की बात की है, उसने जब शिक्षा सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, तो उससे पहले उसने वहाँ की जो तत्कालीन शिक्षा पद्धति थी यूनान में, एथेंस और स्पार्टा की जो तत्कालीन शिक्षा पद्धति थी उसका विशद अध्ययन किया, और उसने ये देखा कि एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति, इन दोनों में बेसिक क्या अंतर है और क्या ये पूर्ण रूप से राज्य का और समाज का या व्यक्ति का विकास कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। तो उसने एथेंस की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही थी उस पर भी संपूर्ण बल दिया और स्पार्टा पर भी बल दिया, और दोनों को एकजुट करके एक नई शिक्षा पद्धति की उसने घोषणा की। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी तथा दूसरी स्पार्टा की। प्लेटो के अनुसार एथेंस की शिक्षा पद्धति जहां एक और युवक का समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती थी, वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा दोष यह था कि इसमें शिक्षा देना राज्य का ही नहीं परंतु परिवार की जिम्मेदारी समझी जाती थी। राज्य का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। इसी प्रकार एथेंस में के सर्वथा विपरीत प्राचीन काल से राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ शिक्षा में परिवार का कोई स्थान नहीं था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्पार्टा में युवकों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण द्वारा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाना था ताकि वे स्पार्टा की रक्षा कर सकें। प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों के गुणों को भी अंगीकार किया है
और एथेंस से उसने शिक्षा का व्यक्तिगत पहलू, तो स्पार्टा से उसने शिक्षा का सामाजिक पहलू ग्रहण किया है। प्लेटो का मानना था कि एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी तथा वहाँ नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था। शिक्षा देवन केवल परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। 14 से 18 वर्ष तक की व्यक्ति को ही माध्यमिक शिक्षा मिल सकती थी, जो कि काफ़ी महंगी शिक्षा वहाँ मानी जाती थी। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा लेना काफ़ी कठिन हो जाता था। और स्पार्टा की अगर अपन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो प्लेटो ने जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली थी वहाँ 7 वर्ष की आयु शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्पार्टा में युवकों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण द्वारा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाना था, और ताकि वे स्पार्टा की रक्षा कर सकें। लेकिन प्लेटो ने यह देखा कि ये दोनों ही शिक्षा प्रणाली पूरी तरह पूर्ण नहीं है, और उसने एक नई शिक्षा पद्धति के कुछ तत्वों पर बल दिया, जैसे शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना और उन्हें अपने कार्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। उसने परिवार के द्वारा देने की बजाय शिक्षा को राज्य द्वारा ही देने की बात कही थी। शिक्षा द्वारा योग्य एवं गुणी शासक दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस प्रकार सर्वोत्तम राज्य का सृजन प्लेटो ने कहा कि हो सकता है। प्लेटो की शिक्षा योजना किस प्रकार की थी, उसकी रूपरेखा कैसी थी? प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा योजना थी उसको 2 स्तरों पर बांटा। पहला था प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा था उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने व्यायाम एवं संगीत की शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल दिया। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ही है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना है। इस शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में शौर्य के गुणों का विकास करना, जो कि देश की आवश्यकताओं तथा सैनिक के कार्य के रूप में कार्य कर सकें। नागरिकों को वर्ग तैयार कर वे अपने दायित्व को भी निभा सकें। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा पर प्लेटो इस शिक्षा में विशेष रूप से बल देता है। और इसमें आगे प्लेटो ने यह कहा कि शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्ग के नागरिकों का निर्माण, उसके माध्यम से ही राज्य की सेवा की जा सकती है। दूसरी जो प्रारंभिक शिक्षा के 18 वर्ष के बाद 18 से 20 वर्ष तक की आयु के 2 वर्षों की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज में लगा दिया जाएगा। ये प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो उसके 2 स्तर प्लेटो ने बताए थे। 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण कार्य और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण कार्य। उच्च शिक्षा में केवल उन्हीं के लिए है जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने के लिए योग्य हों। यह शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक बनने वालों के लिए है। प्लेटो की उच्च शिक्षा में 2 स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और दूसरा 30 से 32 वर्ष तक का शिक्षण। उच्च शिक्षा में प्लेटो प्रथम स्तर पर विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देता है। इन सब के बावजूद 35 वर्ष की आयु के बाद भी प्लेटो संरक्षकों के लिए शिक्षण को इसे अपूर्ण मानता है। प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष तक संसार की पाठशाला में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने के योग्य है। प्लेटो ने कहा है कि इस प्रकार जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक पूर्णतः शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वे ही दार्शनिक राजा या राज्य का शासनभार संभालने की स्थिति में होगा। अब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अगर अपन विशेषताओं की बात करें तो उसमें जो प्रमुख विशेषताएं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में, राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा की प्लेटो बात करता है। प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। वह शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, उसे व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। उसके अनुसार राज्य के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि निजों हितों की सिद्धि होगी। प्लेटो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है शिक्षा के माध्यम से। स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की प्लेटो ने बात की है। चौथी बात है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग है। उसने कि प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु वर्ग व बुद्धि के आधार पर निर्धारित होता है। और 5वां शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कभी समाप्त नहीं होती और ये लगातार चलती रहती है। अब प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की बात की जाए, क्योंकि कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं होता,
उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो वर्तमान तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से सिद्धांत हो सकता है ठीक हो, लेकिन प्लेटो दर्शन की बात करता है। उसमें जो बात है वो ये है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में निम्नलिखित आलोचनाएं हमें दिखाई देती हैं। पहली है प्रजातांत्रिक तथा एकांगी, कि प्लेटो की शिक्षा योजना को प्रजातांत्रिक तथा एकांगी माना जा सकता है। इसका राज्य के समस्त नागरिकों से कोई संबंध नहीं है। राज्य के अत्यंत छोटे समुदाय को प्लेटो ने इस बात का सौभाग्य दिया है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरा, शिक्षा क्रम लंबा एवं खर्चीला है। तीसरा, शिक्षा योजना में अधिनायक तंत्र के बीज भी हमें दिखाई देते हैं और साहित्य की भी इसमें उपेक्षा की गई है। शिल्पियों के शिक्षा की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है कि इसमें इसकी शिक्षा योजना के माध्यम से किस प्रकार से जो श्रेष्ठ वर्कर्स हैं वो तैयार होंगे। आगे अगर अपन देखें तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व, प्लेटो ने हमें शिक्षा का श्रेष्ठ सिद्धांत प्रदान किया है, क्योंकि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी हद तक ठीक था। एथेंस की शिक्षा पद्धति और ना ही स्पार्टा की शिक्षा पद्धति वहाँ की स्थितियों को, तत्कालीन स्थितियों को पूर्णतः कवर कर पा रही थी। तो ऐसे में प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करती है। प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ सबके लिए अलग अलग बताया है। इस शिक्षा योजना में एक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। सैनिक वर्ग हो तो उसके लिए दर्शन की कोई आवश्यकता प्लेटो ने नहीं मानी है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री एवं पुरुष को किसी प्रकार का भेद नहीं माना है। उसने दोनों को बराबर शिक्षा की बात की है। प्लेटो की शिक्षा का शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने हमें शिक्षा का एक श्रेष्ठ सिद्धांत प्रदान किया है। उसकी शिक्षा सीमित नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है, संकीर्ण नहीं, सर्वांगीण भी है। एवनस्टीन ने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, यद्यपि प्रजातांत्रिक प्रणाली प्लेटो की कुलीन वर्गीय राजनीतिक शासकों के प्रशिक्षण की योजना को अस्वीकार करती रहेगी, फिर भी यह सार्वजनिक सेवकों के प्रशिक्षण की संभावना और वांछनीयता को अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखती रहेगी। धन्यवाद।